हाँ, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। आज हम जो डिस्कस करेंगे आपका रेलवे एएलपी का जो पेपर था आपका मैथ्स का, जो आपकी पूछा गया था आपका 13 फरवरी 2026 सुबह 9 से 2 की शिफ्ट में। तो हम ये जानेंगे कि अगर ये पेपर के सवाल अगर आप हमारे तरीके से करते तो इन सवालों को आप कितना सॉल्व कर सकते हो। तो देखेंगे, देखो देखिए आप स्क्रीन पे ये देखिए, ये आपका पूछा गया प्रश्न है। तो क्या कहता है ये, दो त्रिभुजों का आधार 14 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखिए हम जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर देखें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपका है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं अपन। अब देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब ये कहता है कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिया गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अपन पुट करें तो देखो 1/2, दोनों त्रिभुज का आधार 14 है तो दूसरे का भी आधार 14 होगा। ऊंचाई मेरे को ज्ञात करनी है तो h एज इट इज रख देते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 98 लग देते हैं और गुणा 2 कर देते हैं। अगर ऐसा आप लिख लेते हो तो यहाँ ध्यान से देखिए, बराबर में जो संख्याएं होती है वो आपस में काट सकते हो गुणा होने पे। तो 14 से 98 कितनी बार कटेगा बोलो, 7 बार। 7 दूनी 14, और 2 से अगर वज्र गुणा करेंगे तो 14 का दुगुना कितना हो जाएगा बोलो, 28। और यही सवाल का आंसर है 28 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इस सवाल को आपने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। इसके अंदर P और Q एक व्यास है, ये PQ जो है ये व्यास बना दिया अपन ने, और इसके बाहर एक बिंदु X बना दिया जिस तक इसको विस्तारित कर दिया अपन ने ऐसे, और वृत्त पर बिंदु Y पर एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे। तो ये जानना चाहता है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये वाली, ये मुझे ज्ञात करनी है। तो इनका जो रिलेशन होता है वो होता है XY का स्क्वायर बराबर PX गुना QX। ज्योमेट्री में रिलेशन है, ऐसे याद होना चाहिए आपको ये। अब यह XY की जो वैल्यू दी गई है वो 15 दे रखी है, और QX की जो वैल्यू है 9 सेंटीमीटर है। अब आप देख लो यहाँ पे P से लेके X की वैल्यू अगर अपन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई वैल्यू है y या ABCD कुछ ही मान लो, क्योंकि y ऊपर लिखा हुआ है, तो अपन मान लेते A डिस्टेंस है। तो XY का स्क्वायर तो हो गया 15 का स्क्वायर, PX की वैल्यू जो दे रखी है वो अपने पास A+9 है, या पूरा मान लो आप चाहो तो ऐसे यहाँ तक मान लो A, और QX की वैल्यू कितनी है, 9 है। 225 में 9 का भाग देंगे, क्योंकि 15 का वर्ग 225 है, और 9 का भाग लगाएंगे तो 9 का भाग जाएगा 25 बार। अब आप सोचो यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, इसमें से अगर ये 9 घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 25 में से 9 गया तो 16। अगर ये 16 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है किसी संख्या के 1/3 भाग में 25 की वृद्धि करने पर 87 परिणाम प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जैसे जैसे कहे वैसे मान लो, किसी संख्या, माना कोई संख्या x है, उसका 1/3 x/3 होगा। इसमें अपन ने 25 की वृद्धि की है, 25 जोड़ देंगे और बराबर परिणाम कितना होता है, 87। अब एक कॉमन सेंस की बात है, 25 इधर जाके घटाएंगे और 3 से गुणा करेंगे। अगर किसी भी संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल में जो भी मान आएगा उसका अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा।
तो 17 में 7 और 1 8 तो डिवाइड नहीं होता है, 14 में 4 और 1 5 डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 8 और 1 9 भी 3 से डिवाइड है, 5 और 1 6 भी डिवाइड है। अगर ये एक ही डिवाइड होता तो मेरा आंसर आ जाता, लेकिन चूंकि अब 2 है तो इसको कल कर लेंगे। x बटे 3 बराबर, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया 6, वज्र गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 6 18, 186 आ गया। इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो 6 8 14 और 1 कितना हो गया 15, यही सवाल का आंसर है। अगर 3 से 1 में भाग जा रहा होता तो मुझे इसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, शुभ एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर D% की एक छूट देता है एकल, फिर भी क्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित होता है। तो बताइए छूट D% कितनी है? तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर 100 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी है तो उस पर MRP हम कितना कर रहे हैं? MRP हम कर रहे हैं 40% अधिक, तो ये 140 होगी। और मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए क्रय मूल्य पे, तो मैं इस वस्तु को बेचूंगा कितने में? तो मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 10% प्रॉफिट पे 110 की होगी। अब आप सोचो, अगर मैं 140 की चीज़ 110 पे दूंगा तो मुझे कितने का डिस्काउंट करना पड़ेगा? 30 का डिस्काउंट करना पड़ेगा, और ये 30 का डिस्काउंट किस पे होगा? 140 पे होगा। तो 140 30 का डिस्काउंट करेंगे, इस पर गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो 0 से 0 कटेगी। आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो, नहीं तो ऑप्शन तो बटे में आएगा। तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। अब आप जानते हो ऊपर 300/14 है, तो 0 आएगा इकाई अंक। तो 7 एकम 7 2 9 ये तो हो नहीं सकता, और 7 एकम 7 3 10 ये हो सकता है, तो ये इसका आंसर है। चाहो तो ऐसे कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं करोगे तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा। तो इस तरीके से देख सकते हो, 2 से काटा 50, 2 से काटा 7, 50 तिया हो गया 150 बटे में 7, 7 दूनी 14, 1, 7 एकम 7 बचेगा 3 बटे में 7। ऐसे आप पूरा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इकाई से देख लोगे तो शायद आपका टाइम 2-4 सेकंड बच जाए। ये सवाल देखो, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, फिर अपनी चाल में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की और 1 घंटा गंतव्य स्थान पर और लग गया। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? अब 2.5 घंटे में उसकी औसत चाल 53 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये तो रहेगी ही। अब वो क्या कर रहा है? 28 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है किलोमीटर प्रति घंटे की, और 1 घंटा उसको और लग रहा है। 1 घंटे में 28 किलोमीटर चलेगा, जिसका कवर उसको करना पड़ेगा 1 घंटा ये और 2.5 घंटे वो, 3.5 घंटे में। तो ये उसकी चाल में कितनी वृद्धि वो आ जाएगी? जो एक्स्ट्रा तेज चलाई है उसका औसत वृद्धि। अब 3.5 का अगर इसमें भाग लगा लेते हो तो देख सकते हो, इसको 2 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? 7, 7 चौक 28 और 4 दूनी कितना हो गया? 8। 53 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आए तो 53 तो आप लिख ही लेंगे, जितनी दूरी चलेगा 1 घंटे में उसमें टोटल टाइम का भाग देंगे, तो कितनी स्पीड बढ़ी है वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। अगर ये कम होती है तो अपन माइनस करके भी ज्ञात कर सकते हैं। ये देखो, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान जो ब्याज है वो 3072 है। ब्याज की दर 20% वार्षिक है, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो वार्षिक का मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हैं। तो वह धनराशि कितनी है? तो देखो, ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मूलधन से पहले साल का मिश्र धन 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 6। लेकिन पहले साल का मिश्र धन से दूसरे साल का मिश्र धन का जो अनुपात आएगा वो भी वही होगा।
ये गुणा कर लेंगे तो ये अनुपात बन जाएगा 5 25, 6 पंजे 30 और 6 छिंग हो जाएगा 36। अब ध्यान रखना ये केवल दूसरे वर्ष का ही ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज नहीं है, केवल दूसरे वर्ष का है। तो अगर 2 साल का ब्याज बोलता तो 25 से 36 में अंतर निकालेंगे, और दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 30 से 6 में अंतर निकालेंगे, जो कितने का है 6 का है। अब जो 6 ब्याज है वो बराबर हो गया 3072 के, और मेरे से पूछ रहा है कि धनराशि कितनी है, तो धनराशि प्रिंसिपल कितना है 25। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर इकाई अंक अगर करोगे तो 5 दूना 10 का 0 आएगा, तो पूरा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, 0 तो एक ही ऑप्शन में है तो सीधे लगा लो ये, क्योंकि अब अगर आप गुणा करके निकालते हो तो आंसर तो आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन गुणा करने का जो टाइम है वो आपको थोड़ा लग जाएगा। ये सवाल देखिए, 600 का x%, 250 का 12% प्लस 300 का 18% है, तो x का मान क्या होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ एक टेक्निक सोच सकते हैं कि अगर मैं 250 को और 300 को 600 बना लूँ परसेंटेज के साथ, क्योंकि गुणा ही है, तो आप एक चीज़ बताओ, किसी भी गुणा को हम अपनी इच्छा से ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसे भी फॉर्मेट है तो दोनों एक ही, 12 को 3 × 4 लिखो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 250 को बोल सकता हूँ चाहूँ तो 500 का 6%, बोले कह सकते हो, बात तो वही है, चाहे 250 का 12% हो चाहे 500 का 6% हो। और क्या इसको रिवर्स बोल सकता हूँ क्या, 600 का 5%, बोले हाँ ऐसे कह सकते हो। मैंने 600 ही क्यों बनाया, चूँकि यहाँ भी 600 ही है, तो उससे मेरे को कैलकुलेशन आसान लगेगी। इधर आप देखो 300 का 18% है, तो मैं चाहूँ तो इसको बोल सकता हूँ 600 का 9%, इसको आधा कर दिया, इसको दुगना कर दिया। अब दोनों में 600 तो कॉमन आ जाएगा, तो 5% और 9% जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14%, और यही इस सवाल का आंसर है। और अगर आज मैं इस सवाल को इस तरीके से नहीं कर रहा होता और x का मान पूरा कैलकुलेट करके 600 का भाग दे के आंसर निकालता, तो कहीं ना कहीं मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता। ये सवाल देखो, एक सेल के दौरान 50% माल 49% के लाभ से बेचा है, तो 50% जो माल है वो 49% लाभ पे बेचा है, प्रॉफिट। शेष बचा है 50%, जिसका 32% कितना होता है 16, वो बेचा है इन्होंने 45% लाभ पर। और जो शेष रह गया अभी, तो 50 में से 16 गया तो 34%, इसको बेचा है 15% की हानि पर। अब चूंकि ये लाभ है तो प्लस है, हानि है तो माइनस है। अभी टोटल लाभ हानि किस पे होगी, 100 पर निकालनी है, पूरे पे कितनी वैल्यू होगी। तो आप देखो, इसको एक काम करो, इसको इससे गुणा करके निकालो लाभ प्रतिशत, तो 5 नाम 45, 5 चौक 20 और 4 24, ये तो 2450 बन गया। 16 से गुणा करोगे तो इसका तरीका है, इसका आधा करो 8 और ये 90, तो 9 8 72, 720 कर लिया। 34 × 15 करो तो इसका डबल होगा 30, ये 17, 17 3 51, 510 हो गया। और ये x% पे टोटल लाभ मान लेते थे, 100x हो गया। तो 100 का भाग लगाना है, फाइनली जो परसेंटेज आएगा उस वाली वैल्यू में, है ना। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, तो देखो 0 तो आएगा ही, इधर 5 और 2 7, 7 में से 1 गया तो 6। अब 2 पॉइंट के बाद 6 लगाएंगे, तो देखो पॉइंट के बाद 6 किस ऑप्शन में आ रहा है, डी में। अगर आप पूरा करते हो तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो फिर। तो यहाँ देखो 4 7 11 में से 5 गया तो 6, और फाइनली मेरे बच गया लास्ट में 2, तो 26.60% का फाइनली क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ऐसे आप पूरा भी ज्ञात कर सकते हो। ये देखो नेक्स्ट सवाल, 2 ट्रेनें ए और बी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 66 किलोमीटर प्रति घंटा
और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करो। देखो, जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो लंबाई का तो सदैव जोड़ ही होता है, और चाल जो है रिलेटिव स्पीड वो विपरीत दिशा में जुड़ जाती है और समान दिशा में घट जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ए की लंबाई जो है वो तो 240 है, बी की कोई ना कोई लंबाई मान लेते हैं x, विपरीत दिशा बोला है तो दोनों जुड़ जाएगी, 60 प्लस 66 करेंगे तो ये होगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, और समय लग रहा है इसको केवल 10 सेकंड। तो ये दोनों द्वारा तय टोटल दूरी आ गई विपरीत दिशा में। इसको हल करेंगे तो आप चाहो तो काट लो, अदरवाइज देखो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 से काटा 7, 7 पंजे 35, 350। 350 में से अगर मैं 240 घटा लूँगा तो मेरा आंसर आएगा, जो आंसर मेरा बच रहा है वो आएगा 110। इस तरीके से तो ट्रेन का ये सवाल तो काफ़ी इजी था, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला सवाल देखिए, ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा रहता है। जब भी समय काम का सवाल करें तो हमेशा एलसीएम मेथड का यूज़ करें। तो सबसे पहले आप बताओ 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। तो टोटल काम मान लेते हैं 36 है। अगर ए जो है वो 12 दिन में काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी 18 दिन में कोई काम पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। दोनों का मिलकर जो एक दिन का काम होगा, तो आप बोलेंगे कि दोनों मिलकर अगर एक दिन में काम करेंगे तो टोटल काम कर लेंगे 5। अब चूंकि इसने बोला है कि 6 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया है, तो 6 दिन तक ये कितना काम कर लेंगे, 30 काम कर लेंगे टोटल, और काम पूरा कितना माना था, 36। अगर ये 36 में से 30 काम कर लेंगे तो काम बचेगा कितना, 6, और टोटल काम कितना है, 36। तो इसको काटेंगे तो 1/6 काम जो है वो बच जाएगा। ध्यान रखना कितना हिस्सा बचा रहेगा, तो 1/6। कल को ये बोल दे कि कितना हिस्सा पूरा हो गया है तो फिर लिखेंगे अपन यहाँ पे 30/36, तो आ जाएगा 5/6। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। 13वां कहता है, क्रमशः O1 O2 केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से ए पर स्पर्श करते हैं। ये दो वृत्त है जो बाहरी स्पर्श कर रहे हैं ए पर। उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श रेखा PQ है और इनकी त्रिज्या 11 और 4 है। तो छोटे वाले की 4 मान लो, बड़े वाले की 11 मान लो। तो ये कहता है PQ की लंबाई कितनी होगी। तो वैसे अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो ये जो डिस्टेंस वाली निकालते हैं बीच की, ये अंडर रूट में होती है R1 R2। तो 4 और 11 को गुणा कर लेंगे, बाहर 2 और होता है इसके अंदर, 2R1 R2। तो 4 गुणा हो जाएगा 11। अब 1 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा 4√11। यही सवाल का क्या है, आंसर है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है, अगर ये याद होता है तो हम सीधे इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु के आधार के फ्लास्क में पानी भरा है, आकार के फ्लास्क में। इस पानी को एक लंबवर्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है। बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो, शंकु जो होगा, दोनों का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, और बेलन का आयतन πr² होता है। शंकु जो है उसकी ऊंचाई 19 दी है और त्रिज्या r है, तो
उसकी त्रिज्या जो है इसकी 1/3 है शंकु की तिहाई की। तो देखो त्रिज्या का रिलेशन देखो, अपन चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर 19, और ये 1/3 है पाई आर स्क्वायर बटा 1/3 का और 1/9, और ये एच ज्ञात करना है। अब देखो पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल ही कर दे, ये 3 बार कटेगा और 19 थी कितना हो जाएगा बताओ 57। वैसे मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 19 प्राइम नंबर है और इसमें कोई कटेगा तो है नहीं, ये तो गुणा में आएगा। अब आप ये सोच लो 19 का भाग किस ऑप्शन में जाता है, एक ही ऑप्शन में जाता है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, या आपको चेक करना है कि ऐसा कर लेंगे या पूरा करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य अगर 100 मानेंगे तो अंकित मूल्य को 20% अधिक लिखेगा तो एमआरपी जो बनेगा वो 120 है। इसको 2% ही लाभ चाहिए, तो ये बेचना कितने में चाहता है, इसको एसपी वो 102 में बेचना चाहता है, तो कितने का डिस्काउंट देगा 18 का। सेम सवाल आ गया पहले वाला, 18 का डिस्काउंट अगर वो 120 पे देगा, गुणा 100 कर लो तो कैंसिल कर लो 0 से 0, ये 6 18, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और 5 तिया कितना होता है 15, 15% इसका आंसर आएगा। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। 20 पंजे 100, 20 छिक 120, 6 से 18 3, 3 पंजे 15, 20 से काटेंगे तो और जल्दी कट जाएगा। तो बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करा करो तो सवाल थोड़ा और जल्दी हो सकता है। अगला सवाल देखो साधारण ब्याज से है, कितनी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 480 रुपये ब्याज होता है। देखो साधारण ब्याज में दर पूछी गई हो या दर दी गई हो, उस सवाल को हमेशा 100 मान के हल करना चाहिए। अगर मूलधन को 100 मान लिया जाए तो 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 10% की दर से 10 रुपये होगा, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बोलो 20 रुपये। और इस 20 की वैल्यू मुझे कितनी दी है बताओ 480। मुझसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितनी धनराशि, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका 5 गुना है, तो 480 का अगर 5 गुना कर लेते हो तो कितना होता है 480 पंजे 240, तो आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। ठीक है, सवाल वैसे आसान है, इजीली अपन कर सकते हैं इसको। ये सवाल देखो देखने से परेशानी लगता है, बाकी सबसे इजी है। x + 1 y + 1 x² - 1 y² - 1 और k यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे x बटे y को ये मानना पड़ेगा 9k/11 की, ये इनकी वैल्यू है। अब आप बहुत ध्यान से देखो, नीचे a² - b² का फार्मूला लगा सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर लगा के, तो x + 1 y + 1, नीचे 1 तो प्लस में आ जाएगा और 1 माइनस में आएगा, प्लस वाला पूरा कट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, y - 1 और x - 1 आएगा। y x की वैल्यू पता है 11k - 1 9k - 1, और यही सवाल का आंसर हो गया। ये लो, है ना, आसान सवाल है, बाकी देखने में लग रहा है बाकी कुछ भी नहीं है। और नहीं तो यहीं समझ जाओ, a² - b² में प्लस वाला तो कटेंगे ही, माइनस वाला ऊपर आके उल्टा होगा, तो y - 1 करोगे तो 11k - 1 किस में आ रहा है ऊपर, तो दोनों में आ रहा है। नीचे कितना बनेगा 9k - 1, तो 9k - 1 ओनली b में। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ये कहता है 49 और 16 का मध्य अनुपात क्या हुआ। अगर आपको ये याद है कि a तथा b का मध्य अनुपात जो होता है वो वर्गमूल में a b होता है, ये फार्मूला याद करना है आपको, वैसे तो निकालना भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ 49 और 16 लिखो, दोनों का वर्गमूल निकलता है, 49 का 7 होता है, 16 का 4, तो 7 चौक कितना बनता है बोलो 28।
ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो, किसी विद्यार्थी के अंक गलती से 37 के स्थान पर 25 और इस कारण कक्षा के औसत अंक में 4/3 की कमी हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, विद्यार्थियों की संख्या में जो वृद्धि या कमी होती है, तो औसत गुना संख्या जो होता है वो आप जानते हैं कुल होता है। औसत में तो कमी हुई 4/3 की, विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं x, और अंक में कितनी कमी हो गई? 37 से 25 हो गए 12 कम। अगर x का मान निकालना है तो उल्टा होगा, क्योंकि ये कमी है और ये कमी है, दोनों बराबर है, इसलिए बराबर लिख सकते हैं। अब आप इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये 3/4 होगा, 4 तिया 12 और 3 तिया कितने विद्यार्थी हो गए? 9। ये आंसर आ गया। तो ये इतना इजी सवाल है कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अगला देखो, आनंद ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत पर 82 रुपये खर्च हुए। तो टोटल खर्च में 82 तो ऐड ही होगा, सीधी सी बात है। 25% लाभ पर उसने भरत को बेच दी और भरत ने वो वस्तु बेच दी 47% हानि पर किसी और को। तो ये बोल रहा है कि भरत वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद से उसकी लागत कितनी थी। तो आनंद के लिए टोटल लागत ऐड करके आएगी। तो मान लेते हैं भाई आनंद के पास x रुपए की लागत थी, 25% लाभ का मतलब होता है 25% का मतलब 1/4, लाभ है तो जुड़ जाएगा 5/4, 47% हानि घटा देना 53/100 बराबर टोटल वैल्यू आ रही है 2915। अब आप चाहें तो 5 से 100 काट लो 20 बार, तो 20 चौक 80, 2915 गुना 80 बटे में 53 आएगा। अब आप लगा लो हिसाब कि 53 से कितनी बार में कट जाएगा। तो 2900 है तो 50 बार तो कटेगा, 2500 पूरा पूरा कटना चाहिए, तो लगभग 55 बार काटना पड़ेगा। बाकी तो आप कैलकुलेशन करके करेंगे। अगर इसको 55 बार काट लेंगे, 55 से जैसे गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4400। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 5% उसके 4% का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का लगा उसको नीचे लिखते हैं। तो 5%, 4% का भी कितना प्रतिशत है, ऐसे जानना चाहता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 से 100 कटेगा 25 और 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125%। ये आंसर है। कितना आसान सवाल है, आप देख सकते हो, तुरंत ही कर दिया है। अगला सवाल एलसीएम का है। 1.3, 7.6, 0.13 का एलसीएम क्या होगा? 1.3, 7.6 और 0.13। जब भी कभी दशमलव का एलसीएम निकालो तो पहले दशमलव के बाद 0 लगाकर अंक बराबर कर लो, प्रत्येक के 2-2। इसको मैं लिख सकता हूँ 130/100, 760/100 और 13/100। अब भिन्नों का जब एलसीएम निकालते तो ऊपर का तो एलसीएम होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या लिखो 760, क्योंकि बड़ी संख्या एलसीएम उसको मान के चलेंगे। अब इसमें 13 का मल्टीपल नहीं है तो गुणा कर लेंगे 13 से और बटे में कर लेंगे 100। अब 1 0 तो कट जाएगा, आएगा तो पॉइंटों में उत्तर, और इकाई कितना आएगा बताओ? 3 6 18। तो देख लो भाई पॉइंट में 8 किस में आ रहा है? पॉइंट में 8 किस में आ रहा है? क्योंकि बाकी संख्या का क्या करेंगे, निकाल के अपन 0.8 से भी आंसर देख के लगा सकते हैं, तो आपका टाइम कैलकुलेशन का बच जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। बहुलक कितना है? अब बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक मतलब जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आया हो। अब ऐसे सबको तो देख मत लेना, चारों ऑप्शन दे रखे हैं, जो ज़्यादा बार है वो काउंट कर लेना। जैसे 51 मुझे इसमें सिर्फ 2 बार दिख रहा है। 55 इसमें कितनी बार दिख रहा है बताओ? 2 बार। इसके बाद देखेंगे 40
40 कितनी बार दिख रहा है पूरे डेटा में आपको? 2 बार। और इसके बाद देखेंगे 44। 44 कितनी बार है शुरू में, और नीचे देखो 2 बार, तो टोटल दिख गया 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है? 44। तो ये इसका क्या है? बहुलक। बहुलक का मतलब है जिस डेटा की सबसे ज़्यादा आवृत्ति हुई है, सबसे ज़्यादा बार जो पद आया है, वही क्या कहलाता है? बहुलक। ये एक सवाल है कि बहुत ही आसान सा सवाल है कैलकुलेशन का, सिंप्लीफिकेशन। 36 में 3 का भाग 12 बार जाता है, 48 में 6 का भाग 8 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार। अगर 8 कॉमन निकाल लें ऊपर से तो 12 माइनस 1 बचेगा बटे में 4। 4 से 8 2 बार कटेगा और 11 हो जाएगा। 11 का मल्टीपल आ गया 22। तो इस सवाल में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आपने देखा आज हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, जिसके तरीके आप देख के फील कर पा रहे होंगे कि हमें सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना